उन्होंने जिस भी जीवन में काम किया उसमें अपना 100% दिया, बहुत संघर्ष करके उसमें आगे बढ़े। तो काम कराने के लिए इतने अड़ियल थे, तो काम होना चाहिए कि भाई सही काम है, कैसे नहीं हो रहा। जिद उन्हें ये थी, वो सुबह शाम खाना भी भूल जाते थे। उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। इतने काम उनके हैं क्षेत्र में, कोई गांव कोई सड़क ऐसी नहीं है शायद जिस पे जो उन्होंने ना उसके लिए काम किया हो। मुझे आज भी याद है, वो नीले रंग का सा एक गेट था, स्लेटी से रंग का, तो वो हमेशा खुला रहता था, दरवाजे बंद रखना कभी बंद नहीं रहता उनका दरवाजा। और इतने निर्भीक थे, इतने निडर थे कि वो गनर के साथ नहीं रखते थे। गनर ज्यादातर पीछे रहते थे गाड़ी में या छुट्टी पे। और अधिकारियों से डील करना, एक एमएलए के प्रोटोकॉल को मेंटेन करना और पब्लिक कनेक्टिविटी को मेंटेन करना, इस सब में वो अद्भुत अद्भुत तालमेल बैठाते थे। उन्होंने ये बोला था, मुझे बताते हैं ऐसा लोग, हमें तो नहीं पता, कि जब पहली बार उनके लिए टिकट का ऑफर आया तो उन्होंने कहा नहीं, छात्र जीवन में बहुत राजनीति कर ली, अब तुम्हें पढ़ाने में, मुझे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है। वो स्कूटर उनका आज भी है। क्या नंबर है उस स्कूटर का? याद उसका था DEL 6332 6332। 16 नवंबर 2007 को दुनिया से चले गए। क्या हुआ था उस वक्त? उस समय क्या हुआ? दोस्तों नमस्कार। मेरठ की सरधना सीट की सियासत में एक ऐसा चेहरा जिसने 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता और जिनकी लोकप्रियता किसी विधायक या नेता होने से ज़्यादा थी, और उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत अद्भुत थी, बहुत कमाल की थी। वो जिधर से निकलते थे, लोगों से मिलते हुए निकलते थे, गपशप करते हुए, हालचाल लेते हुए निकलते थे। उन्होंने कभी अपने को बड़ा नेता नहीं माना, कभी अहंकार में नहीं रहे, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके इस दुनिया में ना होने के बाद भी न केवल सरधना में बल्कि पूरे मेरठ जिले में तमाम हिस्सों में ऐसे लोग मिलते हैं जो उनके किस्सों को याद करते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं, उनकी लोकप्रियता की बातें बताते हैं, और इसका जिक्र करते हैं कि वो कैसे जनता के बड़े बड़े मसलों को चुटकियों में हल करा दिया करते थे। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर की। 16 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है, 16 नवंबर को, और उनके बेटे उत्कर्ष पुंडीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी शुरुआती जीवन की कुछ कहानी बताइए आप, कि कैसे वो गांव उनका सहारनपुर में सरधना से एमएलए हुए, मेरठ जिले के सरूरपुर कॉलेज में वो पढ़ाते थे, प्रोफेसर रहे जी, और कैसे उन्होंने ये लोकप्रियता हासिल की। थोड़ा पहले फैमिली बैकग्राउंड बताइएगा, गांव की कहानी कुछ बताइएगा, और उसके बाद फिर वो कैसे करियर शुरू करते। असल में उन्होंने जिस भी जीवन में काम किया उसमें अपना 100% दिया, बहुत संघर्ष करके उसमें आगे बढ़े। जैसे जब वो गांव से आए, उनके मामा लोग मेरठ में रहते थे, विजयनगर में, जहाँ शंकर आश्रम है उसके सामने NS कॉलेज के पास, वहीं सामने उनके मामा रहते थे। हमारी नानी ढाने गाँव की है, तो हापुड़ से थोड़ा आगे पड़ता है, गुलावटी के पास। तो उनके सबसे बड़े वाले जो मामा थे वो जज थे, तो सब लोग साथ रहते थे। तो पिताजी उनके साथ रह के पढ़ते थे। 8वीं तक वो मेरठ में NS में ही पढ़े। उसके बाद वो शिमलाना चले गए। शिमलाने में उन्होंने 10वीं करी, 12वीं इंटरमीडिएट करी। उसके बाद वो दोबारा मेरठ आए और उन्होंने NS कॉलेज में BSc करी। उसके बाद MSc भी NS कॉलेज से करी। फिर PhD के लिए वो मेरठ कॉलेज में उन्होंने PhD करी। और वो अक्सर, उनके 2 गाइड थे, तो एक गाइड शायद रुड़की रहते थे, अब मुझे नाम नहीं पता, तो वहाँ भी अक्सर जाया करते थे। और छात्र जीवन से ही उन्होंने अपनी छात्रों की यूनियन बनाई, मतलब बहुत वो संघर्षशील रहे। एक उनका किस्सा है, हम विजयनगर में रहते थे, तो विजयनगर में उन्हें ट्रांसफार्मर लगवाना था। तो JE, उस समय विधायक तो थे नहीं, प्रोफेसर थे केवल, तो JE साहब सुनते नहीं थे, अक्सर ये शिकायतें रहती हैं। तो वो रोज़ जाके खड़े हो जाते थे JE साहब के सामने। आखिरकार कई दिनों में JE साहब को खुद ही लगा कि ये प्रोफेसर आदमी है, रोज आके खड़ा हो जाता, मैं इसका काम कर दूँ। तो काम कराने के लिए वो इतने अड़ियल थे, तो काम होना चाहिए कि भाई सही काम है, कैसे नहीं हो रहा। बहुत जिद्दी थे इस चीज़ में। जिद उन्हें ये थी, वो सुबह शाम खाना भी भूल जाते थे। पूरे दिन क्षेत्र में चाय चलती रहती थी, खाना ही नहीं खाया, पता चला शाम को आए, फिर चाय के बाद भूख ही नहीं लगती। तो इतने डेडिकेटेड थे, उन्हें खाना भी याद नहीं रहता था। आपको लगता नहीं था कि आपके फादर आपको कम समय दे रहे हैं, जनता को ज़्यादा समय देते हैं? ये
सच्चाई है राजनीति की कि जो भी राजनेता है वो समय कम ही दे पाते हैं, और वो तो इतने डेडिकेटेड थे। उस समय फ़ोन भी नहीं थे, ना इंटरनेट था, सब जनसंपर्क से ही होता था, सारी जनसंपर्क से ही लोगों को जोड़ा जाता था, लोगों के काम के लिए जोड़ा जाता था। और वो काम कराने में भी इतने वो थे, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। इतने काम उनके हैं क्षेत्र में, कोई गांव कोई सड़क ऐसी नहीं है शायद जिस पे जो उन्होंने ना उसके लिए काम किया हो। तो इतना संघर्ष करे तभी तो आप और हम आज उन्हें इतने सालों बाद भी याद कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना सिखाया। मैंने कई चीज़ें देखी हैं कि माता पिता नहीं होते तो पथ बदल सा जाता है कभी कभी, लेकिन विधायक जी की शिक्षा इतनी अच्छी थी कि हमेशा सही मार्ग मिलता रहा। जब वो पहली बार विधायक बने तो आपका जन्म तो उसके बाद हुआ, 93 में वो शायद पहली बार हाँ बने जी, थे। हाँ, उसी समय लगभग और मेरा आप जन्म हुआ। 95 बोर्न है। नहीं, 94। 94। हाँ, तो उसी समय लगभग जब विधायक जी विधायक बने उसी समय मेरा जन्म हुआ था। तो कुछ चीज़ें उस समय की तो याद नहीं है, बस इतना ध्यान है हमारे बहुत छोटा सा मकान था। विधायक जी दरी पे बैठ के हमेशा काम करते थे, लोगों के बीच में बैठ के, और लोगों में ये प्रचलन था कि विधायक जी गेट हमेशा खुले ही रहते हैं। मुझे आज भी याद है, वो नीले रंग का सा एक गेट था, सलेटी से रंग का, तो वो हमेशा खुला रहता था, दरवाजे बंद रखना कभी उन्हें पसंद बंद नहीं रहता उनका दरवाजा। और इतने निर्भीक थे, इतने निडर थे कि वो गनर भी साथ नहीं रखते थे। गनर ज्यादातर पीछे रहते थे गाड़ी में या छुट्टी पे, तो अकेले ही चलते थे। निश्चित तौर पर ये तो हमने भी देखा, वो जिस तरह से लड़ जाते थे सही काम के लिए, अपनी बात रखने के लिए, ये क्षमता उनमें अद्भुत थी वाकई। बिल्कुल। और अधिकारियों से डील करना, एक एमएलए के प्रोटोकॉल को मेंटेन करना और पब्लिक कनेक्टिविटी को मेंटेन करना, इस सब में वो अद्भुत तालमेल बिठाते थे। और वो करिश्माई व्यक्तित्व थे निश्चित तौर पर उस वक्त में। हम लोग भी उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं आए थे जब वो शुरू में राजनीति कर रहे थे, स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने करीब से देखा उनके मूवमेंट को शहर में। जी। और जिस तरह से वो अधिकारियों से बात करते थे, डील करते थे, तो लगता था कि कोई जनप्रतिनिधि जनता की आवाज रख रहा है, उठा रहा है। केवल सरदना ही नहीं, आसपास के जिलों के और पूरे मेरठ के सारी विधानसभाओं के लोग उनके पास आते थे, और उनका काम भी होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीनी थे, वो बहुत ज़्यादा ज़मीनी थे। कहाँ इन्होंने, जब पहली बार उनका टिकट हुआ तो उन्होंने ये बोला था, मुझे बताते हैं ऐसा लोग, हमें तो नहीं पता, कि जब पहली बार उनके लिए टिकट का ऑफर आया तो उन्होंने कहा नहीं छात्र जीवन में बहुत राजनीति कर ली, अब तुम्हें पढ़ाने में, मुझे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है। तो ट्यूशन पढ़ाते थे, तो फिर पता नहीं कैसे उनका एकदम से माइंड बदला और टिकट भी हुआ, वो चुनाव लड़े भी, पहला हार गए क्योंकि उस समय बीजेपी सिंबल था उनका, और सन 74 से वो संघ में जुड़े हुए थे, तो सब चीज़ें वो जानते थे, तो जुड़े, लेकिन पहला चुनाव नहीं जीत पाया क्योंकि उस समय वीपी सिंह जी की बहुत लहर थी जनता दल की 91 में। तो उस लहर में वो नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी मेहनत में कभी कमी नहीं रही। पुंडीर साहब बीजेपी के कैंडिडेट, वो बीजेपी में रहे हमेशा, और उसके बाद 91 के बाद इतना उन्होंने संघर्ष किया, वो स्कूटर पे ही जाते थे चुनाव लड़ने, जगह जगह, जैसे हर गांव में उनके स्टूडेंट्स होते थे तो वो उनकी मदद करते थे। और जब लोगों को धीरे धीरे पता चला कि ये प्रोफेसर आदमी है भाई, उस समय उनका जो दौर था, उस समय प्रोफेसर, टीचर, ये लोग बहुत राजनीति करते थे, तो जब पढ़े लिखे लोगों के राजनीति का चलन था। और एक वक्त राजनीति में ऐसा आया जब क्रिमिनल्स राजनीति में आए, फिर एक वक्त ऐसा आया कि पैसे वाले लोग आए। लेकिन प्रोफेसर साहब चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़ाते थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उनका एक रुतबा और समाज में उनका एक जो एक ओरा होना चाहिए किसी भी नेता का, वो वाकई में असल में वो मल्टी टैलेंटेड थे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब उन्हें अधिकारी से बात करनी होती थी तो उनसे डील करते थे। उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता था। और जब वो जनता से करते तब वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल डिफरेंट। जब उनके सामने कोई बदमाश होता था तब उससे उसी लैंग्वेज में बात करते थे। और उनका एक सिद्धांत था कि अगर कोई बदमाश है, गलत काम कर रहा है, वो उनके पास काम के लिए आया, तो वो कभी भी ये हमेशा वो ये चाहते थे कि कभी भी उससे कभी फेवर नहीं लेते थे। जैसे मैं आजकल देखता हूँ एक साठ गांठ रहती है, तो वो कहते थे कि अगर बदमाश है तो वो उतना ही रहे, कि भाई मेरे से वो खुल के बात ना करे, कि कल को वो उससे कुछ कहने लगे तो वो उससे उतना संपर्क नहीं रखते थे। हालांकि जेन्युइन मदद होती थी, सब लोग ही करते थे, बहुत लोग इन्होंने मदद करी, और बहुत लोग मुझे आज भी मिलते हैं, कहते हैं विधायक जी का बहुत एहसान है,
बहुत ऐसा, लेकिन वो उनको सबको डील करना उन्हें आता था। सब जगह उनका बर्ताव या व्यक्तित्व बदल जाता था। उस वक्त के कुछ विजुअल्स आपके पास घर में हैं, कुछ वीडियो हो, कुछ हाँ है। तस्वीरें होंगी, हाँ है। हम उनको अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे आपसे लेकर के। बिल्कुल। और वो स्कूटर उनका आज भी है, आज भी आप आएंगे कार्यक्रम में आप देखिएगा जी। क्या नंबर है उस स्कूटर का याद उसका है? था DEL 6332 6332। उसी पे चलते थे अक्सर। हाँ उसी पे चलते, तो उसी से विधायक बने। जब विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद हमारे नाना जी की गाड़ी थी, उन्होंने कहा तुम ये गाड़ी ले जाओ, इससे विधायक बन गए हो, कम से कम गाड़ी तो रखो। तो वो गाड़ी चलाई उन्होंने 2002-03 तक। अब वो मुझे आज भी ध्यान है, एक बार हमें शादी में जाना था, 2003 की बात है, जब विधायक बन चुके थे तीसरी बार, और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पूरी कॉलोनी में धक्का लम मार रहे हैं उसे। तब उन्होंने मन बना लिया कि मुझे आज एक गाड़ी लेनी है, तब जाके उन्होंने गाड़ी ली। फिर उसी गाड़ी में वो अंतिम समय तक एक ही गाड़ी उन्होंने ले पाए वो, और उसी में रहे हमेशा। क्या कमाल शख्सियत थी। हाँ। आप देखिए कि आज 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके लोग निकलते हैं, और लग्जरी कारें, महंगी कारें उस काफिले में शामिल होती हैं, और एक नेता अपने लिए कार नहीं खरीद रहा है। हाँ। और वो उनकी कोशिश है कि लैपटॉप ना लेके उससे जनता का काम करा दिया जाए। बिल्कुल। इस तरह की अप्रोच हाँ। अद्भुत वाकई में। तो 93, 96 और 2002 3 बार वो MLA रहे सरदाना से। आपको कभी लगा निजी तौर पे, घर में चर्चा हुई हो कि पार्टी बदलने का फैसला ठीक नहीं रहा? असल में बहुत षड्यंत्र थे उस समय। मैं आपको बताऊं, अगर 2003 के बाद जैसे वो समाजवादी में भी गए, उसके बाद भी वो संघ की गुरुदक्षिणा देते थे और संघ की शाखा में जाते थे। और एक बार राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें विनय कटियार जी और सुधांशु मित्तल जी चुनाव लड़े थे। तब माननीय राजनाथ सिंह जी, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आपको वोट हमें देनी है। विधायक जी ने उनसे कह दिया कि हाँ मैं आपको ये वोट दूंगा, और दिखा के वोट दी थी। और शायद देखिए, मैं उस समय, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय 1 वोट से जीते थे विनय कटियार जी, और वो वोट उन्होंने दिखा के दी थी। हाँ, ये बहुत सुर्खियों में रहा था उस वक्त। हाँ, उनका वोट चर्चाओं में आया था उस समय। माननीय शिवपाल जी बहुत विधायक जी का आदर करते थे। असल में विधायक जी की ऐसी शख्सियत थी कि सब लोग उनके आदर बहुत करते, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो माननीय शिवपाल जी ने उन्हें बहुत कहा, उन्होंने कह दिया नहीं, मैंने जुबान दे दी है, मैं वहीं वोट दूंगा। तो ऐसे वो थे, षड्यंत्रों के वजह से चले गए। आपने देखा होगा 2007 वाला चुनाव लड़े वो, तब वो बीजेपी वाले ही भाषण देते थे। तो वो हमेशा बीजेपी से जुड़े रहे, और उनका फिर मन बहुत खराब हो गया कि बीजेपी छोड़ के जो बहुत षड्यंत्र हुए उसकी वजह से उन्हें दूर हो गए बीजेपी से। होती है राजनीति में सब चीज़ें, लेकिन हमेशा उनका संघ के उससे वो हमेशा वो रहे। 16 नवंबर 2007 को दुनिया से चले गए। क्या हुआ था उस वक्त? उस समय क्या हुआ, हम घर पे ही थे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कि एक्सीडेंट था उसमें, असल में विधायक जी कभी कभी, क्योंकि सोचते बहुत थे, प्रोफेसर थे और इतना काम, विकास काम करते थे, तो बहुत सोचते थे। तो अक्सर बाथरूम में वो सिगरेट पीने की उनकी आदत थी, बीड़ी पीते थे कभी कभी। क्योंकि जो आदमी बहुत सोचता है, तो पहले ज़माने में ऐसे लोग होते थे, बीड़ी पीते थे। अब उन्हें पता नहीं चला, वहाँ पे गैस लीकेज थी, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया। वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे? बीड़ी वो 555 शायद आती थी, वो पिंक कलर की आती थी, उस पर गणेश जी की फोटो होती थी, मुझे आज भी ध्यान है। वो पीते थे वो। आप घर में थे उस वक्त? मैं घर में था, मैं पिक्चर देख रहा था लैपटॉप में ही, और मुझे एकदम से पता चला, बस फिर हॉस्पिटल ले जाया गया उनको? बिल्कुल। कौन से हॉस्पिटल गए थे, कुछ याद है आपको? जसवंत राय गए थे, लेकिन यहाँ से उन्होंने नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल है, उसमें रेफर कर दिया था, तो वहाँ पे चले गए रात में। मुझे आज भी याद है, हम एम्बुलेंस के पीछे पीछे थे पूरी रात। तो बस उसके बाद आपकी मदर ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। मुझे याद है चौधरी अजीत सिंह एक बार आए थे, RLD ज्वाइन किया था उन्होंने शायद उस वक्त। असल में उस समय RLD और बीजेपी का गठबंधन था जी। तो उनसे ये कहा गया कि आपको लोकदल के खाते में सीट जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। शायद 2009 के आसपास की बात है। क्योंकि उस समय 2009 में अनुराधा चौधरी जी का चुनाव था जी, लोकसभा का। शायद मुजफ्फरनगर से लड़ रही। तो उस समय बीजेपी और लोकसभा RLD एक ही प्रत्याशी था, गठबंधन था। तो उन्हें ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस
वो आप ही के रेजिडेंस पे हुई थी, जिसमें चौधरी अजीत सिंह आए थे और आपकी मदर विमला पुंडीर जी वहाँ मौजूद थी। जी और एक तरह से उस गठबंधन का औपचारिक खुलासा, एक औपचारिक सहमति मीडिया में पहली बार चौधरी अजीत सिंह ने वहीं उसी जी जगह पे दी थी तो कि हम उनसे लोग ये कहा गया कि गठबंधन है, आप ये टिकट बीजेपी का सीट हमारे पास रहेगी तो आपको टिकट देंगे। तो इस वजह से लेडी थी वो, तो जो भी था, लेकिन उन्होंने हमेशा ये चाहा कि बीजेपी लोकदल का गठबंधन होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये उनके मन में थी। लेकिन ऐसा अवसर बन नहीं पाया। ऐसा अवसर बन नहीं पाया, गठबंधन टूट गया था उस समय, और फिर उस समय टिकट नहीं मिल पाया। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। आपको कभी कभी लगता है ऐसा कि कुछ नेता अपने परिवार के लिए जिस तरह से अकूत धन दौलत इकट्ठा करते हैं, तो आपके पिता ने भी की होती तो शायद जीवन कुछ और आसान होता? असल में बचपन में चीज़ें ऐसी लगती थी, कभी कभी सोचते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है जो उन्होंने कमाया शायद किसी ने नहीं कमाया। हमें याद है जब बचपन में जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो हमने कभी भी, मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, हम दोस्त के साथ चले गए या साइकिल से चले गए, मतलब 3 बार विधायक रहे, उसके बाद भी मेरे पास साइकिल ही थी। तो लगता था दोस्तों को देख के इनके पास स्कूटी है, लेकिन फिर सोचते थे चलो कोई नहीं, अब अच्छा है, समय कट रहा है धीरे धीरे। उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में भी कम पैसे से ही हम हफ्ता निकालते थे अपना। तो लेकिन अब लगता है कि संघर्ष में ही मज़ा है, और मुझे ही नहीं, शायद मैं मानता हूँ कि हर आदमी जो जीवन में आगे बढ़ता है उसे संघर्ष का महत्व पता होता है, उसे पता होता है जीवन का रस संघर्ष में ही है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा बचपन में, कभी कभी बच्चों में आता है विचार, लेकिन अब कभी नहीं आता। लेकिन हाँ, एक विचार आता है कि विधायक जी होते तो और अच्छा लगता, उनकी मदद कर पाते, हम रात में उनके साथ जा पाते, क्षेत्र में उनकी मदद कर पाते, ये चीज़ लगती है। क्या अंतिम वक्त में कुछ ये भी कहा गया कि वो जिस तरह से जो एक ग्लैमर जिया उन्होंने पॉलिटिक्स में, और जितनी लोकप्रियता थी उनकी उस वक्त, जिस तरह से लोग उनको प्यार करते थे, पसंद करते थे, तो बाद के वक्त में चुनाव हारने के बाद वो थोड़ा सा आहत महसूस कर रहे थे कि मैंने जितना प्यार किया जनता को, लोगों ने उतना लौटाया नहीं। तो ये दर्द कहीं उनके जहन में था उस वक्त? ऐसा नहीं, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया। सुबह शाम उन्होंने घर नहीं देखा, उन्हें ये नहीं पता था हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, केवल जुनून था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्हें उस समय भी जब वो चुनाव हार गए, अगले दिन ही उन्हें ऑफर आ गया था कि आप लोकसभा लड़ेंगे मुजफ्फरनगर से। लेकिन समय की बात होती है, भगवान के हाथ में होता है, तो वो नहीं रहे। आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने करियर में उसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, बतौर गेस्ट फैकल्टी भी आपने पढ़ाया? हाँ, मैंने 5 साल पढ़ा, लगभग 5 साल आपने बतौर गेस्ट। ये एक देखिए, ये मामूली बात नहीं है कि जिस नेता ने 3 बार सदन में प्रतिनिधित्व किया हो, उसने अपने लिए निजी तौर पे कोई बड़ा एसेट खड़ा नहीं किया, बड़ा ऐसा कारोबार खड़ा नहीं किया। आज तो तमाम लोग बिजनेस में, इंडस्ट्री में, तमाम सेगमेंट में चले जाते हैं। जी जी। तो आप क्या सोचते हैं कि अब आप अपना भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि एक जो मुझे मौका मिला है समाज की सेवा करने का, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, तो ये भी बहुत, क्योंकि एक अच्छी जॉब मानी जाती है हमारे क्षेत्र में, सब जगह। एक अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो बहुत लोगों के जीवन में आप परिवर्तन कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको जीवन में आगे बढ़ने का। प्रोफेसर साइंटिस्ट भी बनते हैं, बहुत लोग आगे जाकर अलग अलग चीज़ों में अपना हुनर भी दिखाते हैं, और सामाजिक तौर पे एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और लोगों के सुख दुख में हमेशा जाते हैं, बाकी भगवान के हाथ में है। राजनीति में कितनी दिलचस्पी आपकी है? असल में अपडेट रहते हैं सब चीज़ों से, और लोगों के सुख दुख में रहते हैं, प्रदेश की जितनी भी न्यूज़ है ये सब का हमेशा अपडेट रखते हैं, और भारत में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, तो वर्ल्ड अफेयर्स भी मैंने काफ़ी पढ़े हैं, तो इन चीज़ों में दिलचस्पी तो हमेशा रहती है। और मैं समझता हूँ जितनी भारत में पॉलिटिक्स को लेकर दिलचस्पी है, वो एक सब लोगों के खून में ही है। तो ऐसा कुछ सोचते हैं कि भविष्य में, अभी तो आप एकदम नौजवान हैं अभी भी, जी जी, और ऐसा कुछ सोचते हैं कि भविष्य में पिता की तरह आप भी सियासत की पगडंडियों पर चलेंगे? असल में मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत में मेहनत तो लोग करते हैं आने के लिए, लेकिन
सफल वही हो पाते जिसका हाथ भगवान ने पकड़ रखा है या जनता ने पकड़ रखा है। अब देखिए, लोगों को टिकट मिलते हैं अलग अलग पार्टी से, टिकट लेना भी बहुत आसान बात नहीं है। पार्टी तय करती है, आप तय नहीं करते। उसके बाद समीकरण भी आपके हाथ में नहीं है, और उसके बाद जनता किसे वोट देगी वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपना काम करते रहिए, जब मौका आता है तो, समय आता है तो सब चीज़ हो जाती है। आप कर रहे हैं उस तरह से काम, प्लान कर रहे हैं? मैं लोगों से कनेक्ट रहता हूँ हमेशा। कभी ऐसा मौका मिले जीवन में कि और भी कुछ कर सके तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे भी। सभी व्यक्तियों का ये रहता है कि जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कोई पार्टी संगठन आपने फॉर्मली ज्वाइन कर रखा है? हमारे विचार संघ से जुड़े हुए हैं बचपन से ही। मैंने संघ के काफ़ी वर्क करे हुए हैं, तो वही विचारधारा है। तो शादी हो गई आपकी? जी, पिछले साल। अच्छा, अभी परिवार बढ़ा, कुछ बच्चे हैं? बस को भगवान करे जल्दी हो जाएगा, परिवार बढ़ जाएगा। ओके, आपकी वाइफ क्या करती हैं? मेरी वाइफ ने लॉ करा हुआ है, और वो PCS JK कई बार उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। 3 बार इंटरव्यू दे चुकी हैं वो। 2 बार यूपी का दिया है उन्होंने, और 1 बार राजस्थान का। आपकी माताजी विमला पुंडीर जी क्या सोचती हैं पॉलिटिक्स के बारे में? वो उस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री भी रही, जी जी जी, और विधायक जी नहीं रहे दुनिया में, तो परिवार को भी संभाला उन्होंने, आप सबको संभाला। आप सब तो छोटे थे, और इधर RLD भी ज्वाइन किया उस वक्त उन्होंने। असल में 2012 तक, क्योंकि विधायक जी को गए हुए कम समय हुआ था, तो लोग बहुत सपोर्ट करते थे जब नई नई ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन 2012 के बाद जब टिकट नहीं हुआ, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं इनकी पढ़ाई में, इनकी परवरिश में अपना समय दूँ। तो उन्होंने हमेशा बहुत सोच समझ के चीज़ें की। चाहते तो एक्टिव बहुत ज़्यादा रहती तो शायद उन्हें कुछ मिल भी जाता, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी दी कि मेरे बच्चे सही से पढ़ लें, और जब वो घर आए तो मैं उन्हें घर पे मिलूं। तो ये सोच के उन्होंने बीच में सब चीज़ कम कर दी, लेकिन हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? 16 तारीख को पुंडीर साहब की पुण्यतिथि है जी, प्रोफेसर साहब की, और मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर्स कॉलोनी में उनको याद किया जाएगा। जी, इस मौके पर शहर के तमाम उनके मिलने जुलने वाले लोग, उनके करीबी लोग मौजूद भी होंगे वहाँ। जी। लेकिन आप यहाँ इस मंच से कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पुण्य आत्मा को, जिनका जीवन हमेशा संघर्ष में रहा जनता के लिए, या जिनका जीवन ऐसा है, एक आइडियल कैरेक्टर है, तो उन लोगों को अगर हम प्रतिवर्ष याद करें, हम जैसे भगत सिंह जी को याद करते हैं, महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, ज्योतिबा फूले जी को याद करते हैं, हमारे यहाँ के धन सिंह कोतवाल जी हैं, उन्हें लोग याद करते हैं। तो ऐसे अगर हम ऐसी शख्सियत को हर साल प्रतिवर्ष याद रखें तो बच्चों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। हम देखते हैं कि अगर बच्चों से जिस तरह की बातें होती हैं तो बच्चों का मन और वैसा ही हो जाता है। तो अगर ऐसी लोगों के बारे में याद करें, उन्हें, उनकी बातें करें, तो आगे वाली जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही है कि आप सब लोग आएँ, विधायक जी को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ये विधायक जी को लिए बहुत गर्व की बात होगी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं और इतना प्रेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी, आपने हमें समय दिया, और हमने आज इस चर्चा में प्रोफेसर रविंदर पुंडीर जी के बारे में कुछ बातें की। ये उनके जीवन का महज कुछ किस्से भर हैं, उन पर बहुत डिटेल में काम होने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश रहेगी कि प्रोफेसर पुंडीर और उनके जैसे जो नेता हैं, जिन्होंने समाज से लिया बहुत कम, समाज को दिया बहुत ज़्यादा, हर वक्त समाज के लिए जिए, अपने लिए कुछ भी एसेट्स नहीं जोड़े, निजी जीवन उनकी चिंता के केंद्र में नहीं होता था, समाज उनकी चिंता के केंद्र में होता था। तो प्रोफेसर पुंडीर जैसे ऐसे बड़े नेताओं के बारे में हम कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ डॉक्यूमेंट्री जरूर तैयार करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि उत्कर्ष जी से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, मदद भी लेंगे कि प्रोफेसर पुंडीर के कुछ पुराने विजुअल्स, कुछ उनकी तस्वीरें जुटा करके हम उनके ऊपर भी एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री तैयार करें। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। जल्द फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, किसी खास चर्चा में। बहुत बहुत तब तक धन्यवाद। के लिए नमस्कार।